हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुमित मैथ पॉइंट 10 में। जैसा कि आज हम दो सवाल स्पेशली ही लेकर आए हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे पी का मान, मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया, ये क्वेश्चन 12वां है। पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं, बेटा ये रेखाएं दी हैं इस प्रकार, एक रेखा ये दी है और एक रेखा ये दी है, परस्पर लंब हों। उसने बोला है परस्पर कैसी हो, लंब हो। ठीक है, ये सवाल 5 नंबर में आपका पूछा जा सकता है। या तो सिंपल ही आएगा जो मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ, दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना। ये पी का मान पूछ सकता है, या रेखाएं लंबवत हो या उनके बीच की दूरी कुछ भी दी हो, इस प्रकार का हम सवाल करेंगे। तो बेटा इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने एक नोट लिख दिया, इसको सभी बच्चे याद कर लेंगे। यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी कब, जब P1 डॉट P2 बराबर क्या होगा, 0। अब बच्चे कहेंगे ये सर कहाँ से आ गया, और ये दो रेखाएं समांतर होंगी तब ये P1 क्रॉस P2 बराबर 0 कहाँ से आ गया। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा समझेंगे, क्योंकि ये रटना नहीं है बच्चे रटते। जैसे एक बात बताएं, मैं यहाँ लिखूँ बीच का जो कोण होता था cos थीटा, बीच का कोण का फॉर्मूला क्या होता था, P1 डॉट P2 बटे P1 का परिमाण और P2 का परिमाण, ये होता था क्या, बीच का कोण। तो सोच के देखें, यदि दो रेखाएं लंबवत होंगी, ऐसे एक रेखा ऐसे होगी और एक रेखा ऐसे होगी, लंबवत इसी को कहते हैं, ये 90 डिग्री का बनना चाहिए तभी तो दो रेखाएं लंबवत होंगी। तो कॉस में 90 की जो वैल्यू होगी वो कहाँ होती है, यानी हमने ये समझेंगे, तरीका समझें पहले, रटे नहीं, कि 90 का कोण बनना चाहिए। तो cos 90 कब बनेगा, cos 90 की वैल्यू आप बता क्या हो सकती है, cos 90 की वैल्यू थीटा बराबर 90 होगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ cos 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यानी ये वाला मैटर क्या होना चाहिए, पूरा 0। भाई cos थीटा बराबर 90 आना चाहिए तभी तो ये लंबवत होंगी। और 90 कब आएगा, जब ये वाला पूरा खेल क्या होगा, 0। क्योंकि उसमें लग जाएगा cos थीटा बराबर जब 0, तो मैं लिखूंगा cos, ऐसे दोबारा समझें बारीकी से, cos थीटा बराबर ऐसे ये 0 लिख दूं मैं, तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ cos थीटा बराबर cos 90, तो ये cos 90 की वैल्यू तो थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 90। तरीका सीखें पहले, ये तो मैंने आपको बेस बता रहा हूँ। तो बेटा ये वाला खेल 0 होना चाहिए। तो लेकिन अब ये पूरा खेल 0 कब होगा, जब ऊपर वाला 0 होगा, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। भाई नीचे 0 हो गया तो इनफाइनाइट, तरीका पर आए, नीचे वाली संख्या 0 हो गई तो नॉट डिफाइन होता है, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, सवाल ही हमारा गलत हो सकता है, कोई मतलब नहीं निकलेगा, अपरिभाषित होता है। तो ऊपर का मैटर क्या होना चाहिए, 0। नीचे कुछ भी हो, नीचे कुछ भी कोई संख्या होगी लेकिन ऊपर 0 आ जाएगा, तो मैं किसी संख्या का भाग दूंगा तो भी तो 0 आएगा। इसलिए ये लिख दिया है P1 डॉट P2 बराबर 0, P1 डॉट P2 बराबर 0। तो रटना कुछ नहीं है, यानी हमको ये 0 बनाना है तो इसका मान 0 होना चाहिए, P1 डॉट P2 बराबर 0। तो हम कह देंगे कि रेखाएं परस्पर कैसी होंगी, लंबवत। ठीक है, दो रेखाएं समांतर कब होंगी, जब P1 क्रॉस P2 बराबर 0 वेक्टर होना चाहिए। ये दूरी से संबंधित है, क्योंकि बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता था, फिर समझें बारीकी से। बच्चे डायरेक्ट सवाल करने का नंबर लगा देते हैं, सवाल नहीं करें अभी। जैसे बीच की दूरी, कोई बच्चा बताएगा मुझे बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता था, बीच की दूरी P1 क्रॉस P2, याद जरूर करें फॉर्मूला, और यहाँ लिखते थे हम A2 माइनस A1 वेक्टर बटे P1 क्रॉस P2 का परिमाण, भूल गए आप लोग फॉर्मूला, ये क्या होता था, बीच की दूरी। याद रखेंगे कि P1 क्रॉस P2 0, ये दो रेखा समांतर के लिए है, लंबवत के लिए ये। हम फिलहाल लंबवत वाले सवाल आपको करके दिखाएंगे। तो लंबवत वाला ये सवाल हमने एक डाला, लेकिन यहाँ बच्चे गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। गलती क्या करते हैं कि जो रेखाएं दी हैं डायरेक्ट हम इससे वेक्टर फॉर्म बनाएंगे। चलो ये कार्तीय समीकरण दिए हैं, कार्तीय रूप दी है, और ये जो फॉर्मूला होता है P1 डॉट P2 वाला, ये हमारा वेक्टर वाला होता था, सदिश समीकरण वाला होता था। तो हम सदिश समीकरण में चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें, सवाल पेपर में
इस प्रकार का भी दे सकता है और बीच का कोण पूछ सकता है, लेकिन आप लोग इस वाले सवाल को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म सभी बच्चे जानते हैं क्या होती है हमारी। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि x माइनस x1 बटे ए बराबर y माइनस y1 बटे बी बराबर z माइनस z1 बटे सी। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरे की हो जाएगी x माइनस x2 बटे ए, यहाँ 1 1 लिख सकते हैं, अगर दो समीकरण हैं तो घबराए नहीं, यहाँ 2 लिख सकते हैं। y माइनस y2 बटे b2 और z माइनस z2 बटे c2। ये एक्स्ट्रा चीज मैं आपको केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ऐसा ना समझें कि इतना बड़ा खेल कर दिया, डायरेक्ट कर सकते थे, इसका बस गुणा करके 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। ठीक है, इसी प्रकार कर लेंगे, लेकिन पहले ये जो रेखाएं दी हैं इनको सही फॉर्म में तो लिखें। अब देखें ये गलत लिख रहा है, पहले x माइनस x1 ये इधर होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि x आगे होना चाहिए। देखें इसके हिसाब से x कहाँ होना चाहिए, आगे, और जो नंबर होता है 1 ये इधर होना चाहिए, वो भी माइनस लगा होना चाहिए। तो इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना आप सीखेंगे। किस प्रकार स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए, यहाँ देखें सही बच्चे, इधर किस प्रकार स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे हम, आपको ये दिख रहा होगा पूरा सवाल। तो जैसे हमारा जो दिया है 1 माइनस एक्स, मैं पहले पूरा दोबारा नोट करूं, 1 माइनस एक्स, चलें अगले पेज पर देख लें। 1 माइनस एक्स उस गणित में से बोल रहे हैं, 1 माइनस एक्स बटे 3 बराबर 7y माइनस 14 बटे 2p बराबर z माइनस 3 बटे 2। एक और समीकरण होगा दूसरा, 7 माइनस 7x बटे 3p बराबर y माइनस 5 बटे 1 बराबर 6 माइनस z बटे 5। ये हमको दो समीकरण दिए हैं, लेकिन ये समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आप बोलेंगे भैया स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना है कि देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है अपनी जगह पर, ये ठीक है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। लेकिन ये गलत है, ये भी गलत है। इसमें से पहले 7 कॉमन निकालूं मैं, 7, ठीक है, और माइनस का निकालूं, कोई परेशानी। माइनस का 7 निकाला तो यहाँ बचेगा -1, बचेगा कि नहीं बचेगा, और यहाँ बचेगा प्लस का x। अरे इस बात को जानते नहीं, जब मैंने अपने आप माइनस निकाल लिया तो यहाँ तो प्लस का हो जाएगा और 7 निकल चुका तो केवल x, तो प्लस का x मैंने कहाँ लिख लिया, आगे, और माइनस का 1 यहाँ लिख लिया। कोई परेशानी किसी बच्चे को, यहाँ तक कोई समस्या, आप इसको करके देख सकते हैं, यही चीज आएगी, -7x प्लस के 7, क्लियर, बराबर। इसमें तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है, केवल मैं आपको बदलना सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना सिखा रहा हूँ। इसमें ये गलत है, थोड़ा जेड आगे आना चाहिए, तो माइनस परेशान कर रहा है, तो मैं जबरदस्ती अगर माइनस बाहर निकालूं, ध्यान दें, तो जेड प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का जेड कहाँ लिख लिया, आगे, और ये 6 किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये 6 पीछे, और नीचे कितना लिख दिया, ये 5। ये दोनों तो हो गए, क्योंकि ये 5 कहाँ लिख दूंगा मैं, नीचे, जो माइनस लग रहा है इसको कहाँ लगा दूंगा, नीचे, तो दोनों हो गई। लेकिन अभी ये गड़बड़ है, अब ये जो 7 परेशान कर रहा है, क्योंकि हमारा तो ये होना चाहिए x माइनस 1, ठीक, तो इसको मैं इसके नीचे ले जा सकता हूं। आप देखें कैसे, x माइनस 1 अपॉन 3p बटे -7। अब बच्चे बोलेंगे कि सर ये क्या हो गया। अगर आप इसको करके देखें, ये बड़े बटे का निशान है, इसमें भाग का निशान लगा के लिखें तो ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 7 इसी के साथ तो आ जाएगा। तो ऐसे लिखते हैं बेटा, बराबर, ये अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। और ये जो माइनस लगा हुआ है, इस माइनस को मैं इसके साथ नीचे लिख ले रहा हूँ। ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, क्या आ गई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये पूरा है। यहाँ पर अपना ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो मैं जानता हूं कि जो A1 ये A है, दूसरा समीकरण तो ये 2 मान लेंगे, 3p अपॉन -7, माइनस यहाँ लगा लें ऊपर, कोई परेशानी। और B2 वगैरह जो होगा हमारा वो 1 होगा, अरे A B C होते हैं,
और C2 वगैरह होगा वो माइनस का 5। और इससे हम कौन सी फॉर्म बनाएंगे, P2 वेक्टर। तो P1 इससे बनेगा और P2 इससे बनेगा, क्योंकि हम कार्तीय समीकरण को हल करना नहीं जानते हैं, हम इसका वेक्टर फॉर्म बना रहे हैं, सदिश समीकरण बना रहे हैं। उसके बाद हम अपना रूल लगा देंगे, P1 डॉट P2 बराबर 0 कर देंगे, लंबवत हो जाएंगी। तो P2 बराबर क्या बनेगा, इसके साथ आई, अरे AI प्लस ये होता था तो माइनस के 3P/7 I कैप प्लस 1 J कैप माइनस 5 K कैप। किसी को बच्चों को कोई समस्या, एक समीकरण तैयार। अब इधर आ जाए, पहले बेटा इसकी डिजाइन देखें, फिर वही कहानी परेशान करने वाली कि यहाँ पर जो है ये माइनस का है, ये प्लस का होना चाहिए, तो माइनस जबरदस्ती बाहर, लड़के ध्यान दें, नहीं समझ में नहीं आएगा। ये माइनस बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ तक कोई समस्या किसी भी बच्चे को, मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि सवाल डायरेक्ट पेपर में ये भी आ सकता है बीच का कोण बताएं और ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले करनी पड़ेंगी, तब P1 P2 हमको समीकरण बनाना है। इसमें से 7 बाहर निकाल लूं क्या, 7 बाहर निकल के बेटा ये क्या हो जाएगा, y माइनस 2, जो 7 बाहर निकाल लिया तो 2 बचा, और यहाँ पर 2p, ये अपनी जगह पर ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या भाई लड़के। अब ये माइनस यहाँ लगा सकता हूँ, ये अपनी जगह पर ठीक हो गया, नीचे माइनस का हो गया, अपनी जगह पर ये सही हो गया। ये फिर परेशान करने वाला तो ये इसके कहाँ जाएगा, नीचे। बिल्कुल इतनी बात जरूर सीख लें सभी बच्चे, 2p/7, ये भी अपनी जगह पर अब ठीक आ गया। z माइनस 3/2, ये भी अब अपनी जगह बिल्कुल सही आ गया। अब हम P1 जो वेक्टर निकाल रहे हैं, क्लियर, ये होगा P1 वाला वेक्टर, माइनस के 3i प्लस 2p/7j प्लस 2k कैप। मैंने दोनों वेक्टर तैयार कर लिए, और जब दोनों वेक्टर तैयार कर लिए तो हमारा जो रूल होता है, 2 रेखाएं लंबवत होती हैं, 2 रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी यदि P1 डॉट P2 बराबर किसके होना चाहिए, 0 के। इस बात को हम पहले आपको बता चुके हैं, नहीं होना चाहिए, तभी तो एंगल थीटा 0 आएगा, 0 आएगा तो 90 डिग्री बन जाएगा। कोस थीटा बराबर अगर 0 होगा तो थीटा बराबर 90 आएगा, और 90 पर वो कैसी हो जाती है, लंबवत। ठीक, P1 डॉट P2 नहीं, A1 क्या है, P1 डॉट P2, P1 ये रहा और P2 ये रहा, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, बराबर 0 चलाना है। माइनस 3i प्लस 2p/7j प्लस 2k, वो मैंने चेंज कर लिया है समीकरण, इसलिए आप लोग टेंशन ना लें, मैंने वेक्टर रूप बना लिया है। वेक्टर रूप देगा तो डायरेक्ट कर देंगे, कार्तीय रूप दिया तो मैंने पहले वेक्टर में एक ही तरीका सिखा रहा हूँ आप लोगों को, 2 तरीका नहीं सिखा रहा हूँ, कन्फ्यूजन होगा, आप गलत करके आएंगे अन्यथा। माइनस के 3p/7i प्लस 1j माइनस के 5k बराबर 0 चलाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक सभी की समझ में आ रही होगी बात। बेटा गुणा i का i के साथ, यानी नंबर का नंबर, माइनस माइनस प्लस 9p/7, कोई परेशानी, 3 प्रकार 9p/7, आई हट गई, इसका इसमें करेंगे तो प्लस 2 एकम 2p/7, इसका इसमें कर दिया, जे का जे के साथ, के का के साथ करेंगे तो माइनस 5 दूनी 10 बराबर 0। समझ में आ रहा है लड़के, आप बिल्कुल पी अकेली, यहाँ पर मैं अगर एलसीएम ले लूँ 7 इतनी फ्रैक्शन में, या पूरी मैं ले लूँ, इसको उधर कर लें पहले। इन भिन्नों को तो कक्षा 5 के और 7 के बच्चे जानते हैं, आप इस बात को परेशान ना हो कि ये कैसे होगी, किसी भी प्रकार हम कर सकते हैं। 10 उधर कर लिया, नहीं किया, 7 एलसीएम लड़के, 7 एलसीएम लेंगे बेटा तो ऊपर का सीधा सीधा जुड़ जाएगा, 9p प्लस 2p 11p बराबर नीचे बराबर की भिन्न, इसका इसमें गुणा तो 11p बराबर 10 7 70, p बराबर 70 के नीचे 11, तो p की वैल्यू 70/11।
आप आंसर शीट में आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से मैंने ये तरीका सिखाया। मैंने इसमें 10 मिनट तो ली हैं, लेकिन 10 मिनट जो ली हैं वो क्यों ली हैं वो आपको पता होगा कि मैंने जो फॉर्म है, जो ये फॉर्म दी गई है ये वाली, ये गलत दी गई है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए पहले स्टैंडर्ड में मैंने चेंज करना आपको बारीकी से सिखाया। ठीक है, अब अगला सवाल जो है वो आप देखेंगे गणित में, ये 5 नंबर से कम नहीं आएगा। परस्पर लंब है, मैंने ये वाला सवाल कर दिया। ठीक है, पी का मान ज्ञात हो गया। अब आप लोगों के एक दिमाग में बात आ रही है, कार्तीय समीकरण हो या वेक्टर समीकरण हो, कैसे भी समीकरण हो, आप एक ही तरीके से सॉल्व करें तो आप भूलेंगे नहीं। अगला सवाल इसको देखें, दर्शाइए कि रेखाएं, 2 रेखाएं परस्पर लंब हैं। तो फिर वही कहानी, जब ये परस्पर लंब होंगी तो रूल क्या कहता है, P1 डॉट P2 बराबर 0 आना चाहिए। अब की बार सिद्ध करवा रहा है, अब ये नहीं कहा कि ये लंबवत हैं, सिद्ध करवा रहा है क्या ये लंबवत हैं। तो मैं यहाँ इस सवाल को कर दूं, तो पहले नोट नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट समीकरण उतार रहा हूं। लड़के कहना बात बनाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, जड़ समझें, पेपर में आप लोगों के पेपर में पूछा जाएगा। 13वां सवाल, रेखाएं लिख रहा हूं डायरेक्ट। पहले ये देखेंगे बेटा सभी बच्चे, चाहे बीच का कोण पूछे चाहे बीच की दूरी पूछे, सबसे पहले ये देखेंगे आप लोग कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। 2 रेखाएं दी हैं, अब मुझे बताएगा कोई बच्चा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये तो दिख रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है, जेड लिख रहा है केवल। तो जेड प्लस माइनस कुछ भी करके इसके पीछे मैं 0 बना लूं तो कोई परेशानी, यहाँ बच्चे परेशान, ये जेड अकेला उसके संग 0 लगा ले। एक समीकरण ये दिया है और दूसरा समीकरण हमको दिया है x के नीचे एक तो प्लस 0 करके 1 लिख लें, y प्लस 0 करके 2 लिख लें, z प्लस 0 करके क्या लिख लें 3। अब बच्चे कह रहे होंगे ये कैसे आ गया, परस्पर लंब है ये पूछ रहा है, परस्पर लंब है। तो समझ में आई बात यहाँ तक। उससे घबराने के सर ये तो इस प्रकार दिए, हमने 0 लगा लिया, तुम आप माइनस का 0 लगा सकते हैं, तो 0 किसी का नहीं होता है। ठीक है, और इसकी हमको जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, जो नीचे वाले से हम वेक्टर बनाएंगे P1 और P2, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या है, तो ये बन जाएगा वेक्टर P2, और P2 बेटा क्या बनेगा, 1i प्लस 2j प्लस 3k। एक वेक्टर यहाँ से तैयार और एक वेक्टर यहाँ से तैयार। P1 वेक्टर जो होगा वो 7i माइनस के 5j और प्लस की 1k। अब हम फिर वही जानते हैं, यदि 2 रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी, यदि क्या P1 डॉट P2 बराबर आना चाहिए 0 के, वहां पर लंबवत दी तो हमने 0 बराबर चलाया। अब की बात 0 बराबर नहीं चलाएंगे, P1 डॉट P2 करेंगे केवल, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तुम कहते हैं ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, लंबवत। तो करें P1 डॉट P2 करें। ठीक है लड़की, P1 का मान 7i माइनस 5j प्लस 1k डॉट, इसका मान बेटा i प्लस 2j प्लस 3k। किसी को कोई समस्या, डॉट करें, 0 नहीं लगाएंगे बराबर, जे 0 आएगा तो हम कह देंगे लंबवत है, 0 नहीं आया तो ये लंबवत नहीं है। हाँ भाई, 7 एकम 7, बीच में प्लस लगाते थे, लेकिन 5 का 2 में 5 दूनी 10 माइनस का 10। ठीक है, और 3 एकम 3, कोई परेशानी, इधर नहीं देख रहा लड़का। प्लस का 7 प्लस का 3 10 माइनस 10 बराबर, हम कहते हैं अतः दोनों रेखाएं परस्पर लंब या लंबवत हैं। ये हो गया सिद्ध, प्रूफ। तो अब कोई बच्चा, कोई परेशानी किसी को, वहां पर P का मान दिया, पूछा था, तो उसमें लंबवत दी देखा, तो लंबवत दी तो बराबर 0 चलाया। यहाँ पर लंबवत नहीं है, उसने बोला है कि सिद्ध करके दिखाइए लंबवत हैं कि नहीं है। तो और मैं सवाल देखूंगा आगे, पहले आप इनको आसानी से नोट करें और कॉपी में नोट करते जाएं।
तो बेटा ये दोनों सवाल कंप्लीट होते हुए तो अब आप लोग ऐसे सवाल पेपर में आ जाएंगे तो आसानी से कर सकते हैं। अब जो बच्चे बोल रहे होंगे हमारी एक लंग से क्लियर ये एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, कुछ सवाल शुरू के बचे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शुरू वाले जो सवाल हैं उसमें वो दो कोसाइन जो दिए हैं वो हमारे A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये मैटर दिए गए हैं और परस्पर लंब पूछा गया है। तो आप लोग उसी तरीके से करेंगे, पहले वेक्टर बना लेंगे P1 P2 P3 और फिर P1 P2 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, P2 P3 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो वो परस्पर क्या मानी जाएंगी, लंबवत मानी जाएंगी। तो उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, वो उसमें अलग अलग दे दिए गए हैं, ठीक है। जैसे नीचे वाले जो होते हैं A1 B1 C1 तो उसमें वो अलग अलग दे दिए गए हैं, उसे द्विक कोसाइन ही बोला जाता है, ठीक है। तो आसानी से कर सकते हैं। नहीं आएगा तो मैं कल एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा पूरे जितने सवाल बचे कुचे हैं वो सभी बता देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें, बच्चों तक पहुंचाएं और फर्जी वाड़े से बचें। फर्जी वाड़े का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करें, कहीं ऐसी जगह ना फंस जाएं फर्जी वाड़े वाली जगह पर कि वहाँ आपको ज्ञान ना मिले। लड़के काना ऐसी जगह ना फंस जाएं कि वहाँ ज्ञान नहीं मिले। मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी पढ़ें, इस बात की खुली छूट है कि आप कहीं भी पढ़ें, लेकिन जहाँ भी पढ़ें वहाँ कुछ सीख कर आएँ। सीखने का मतलब ये है असली मकसद जाने। जैसे फिर हम एक आपको उदाहरण देकर बताते हैं, हर बार लास्ट में एक उदाहरण चलता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि त्रिभुज के पॉइंट दिए होते हैं, त्रिभुज के पॉइंट दिए होते हैं और जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है। कभी कभी आपने देखा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में आ जाता है, मान लो -40 आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस आया, तो बच्चे बोल देते हैं कि क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा साहब 40। लेकिन इसका भी मतलब है, ये जो माइनस आ रहा है तो हमको ये बता रहा है सवाल कि ये माइनस कुछ ना कुछ तो कमी होगी, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, ये माइनस क्यों आ रहा है। किसी का प्लस में भी आ जाता है तो ठीक मान लेते हैं कि ठीक है, एरिया को कह देते हैं कि एरिया माइनस में नहीं होता है, और बात सही है, एरिया माइनस में नहीं होता है, एरिया कुछ ना कुछ होगा, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, एरिया तो जरूर होगा। लेकिन माइनस जो आता है उसका क्या रीजन है, इस चीज को जाने। इसी प्रकार फिजिक्स में जब आप टेस्ट करेंगे, यहाँ वैद्युत क्षेत्र होगा, क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र होता है तो हम एक एकांक धनावेश लाकर टेस्ट करते हैं। एकांक धनावेश बच्चे जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा जो होती है, मतलब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कोई पहचान बताएगा। आप इंटर में पढ़ रहे हैं और पेपर में आने वाला सवाल है 1 नंबर में या 2 नंबर में, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे बोलते हैं कि एकांक धनावेश को किसी बिंदु पर लाने पर जो किया गया कार्य होता है उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं या कुछ। तो अनंत से आता है एक। अब एकांक धनावेश को हम लेकर आए तो एकांक धनावेश या उसे बोलते हैं टेस्टिंग आवेश, आपने किसी ने पढ़ाया होगा, या उसे परीक्षण आवेश, इंग्लिश में टेस्टिंग आवेश, हिंदी में परीक्षण आवेश। परीक्षण का मतलब हम टेस्ट कर रहे हैं कि इसका वैद्युत विभव कितना है, इस पॉइंट पर वैद्युत विभव कितना है, इस पर वैद्युत विभव कितना है, इस पर वैद्युत विभव कितना है। तो जब तक हम वैद्युत विभव का पता नहीं कर सकते, जब तक हम कोई एक परीक्षण आवेश न लाएं वहां, जैसे आपने सीखा होगा कि हमें कोई यहाँ पर टेस्ट करनी है बैटरी 12 वोल्ट की है कि नहीं है, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी आती है तो 12 वोल्ट की चेक करनी पड़ती है कि भाई 12 वोल्ट की है कि नहीं है। तो कोई परीक्षण आवेश लेकर आते हैं, उसे बोलते हैं एकांक धनावेश। एकांक का मतलब आवेश जो Q बराबर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, +1, ये एकांक धनावेश। इसको लेकर आते हैं, तो इसी को क्यों लेकर आते हैं, +2 को क्यों नहीं लेकर आते हैं, +3 को क्यों नहीं लेकर आते हैं, +5 को क्यों नहीं लेकर आते हैं, एकांक धनावेश को ही क्यों लेकर आते हैं। तो इसका रीजन ये है, असलियत में पढ़ाई क्या है उसको समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। नए नए पॉइंट सीखने मिलते हैं साइंस में। कि मान लें ये 12 वोल्ट की बैटरी है,
विद्युत विभव 12 वोल्ट है इस बैटरी का, या मैं यहाँ पर बनाऊं कि ये एक बैटरी है और ये 12 वोल्ट की है। ऊपर लिखा होता है कि सब 12 वोल्ट, लेकिन असलियत में ये 12 वोल्ट की नहीं होती है, कुछ कम की होती है। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी है, किसी ने बता दिया, लेकिन चेक करना है कि ये 12 वोल्ट की है कि नहीं है। तो हम एकांक आवेश को लेकर आते हैं, यानी Q की वैल्यू जो 1 है उसको यहाँ लेकर आते हैं। तो जब 1 लेकर आएंगे, प्लस का हमने 1 यहाँ टेस्ट लगाया, यहाँ अगर यहाँ पर ये प्लस का होगा तो 12 और 1 13 हो सकता है। कितना हो जाएगा? 13। और माइनस का होगा तो 12 में से घट के कितना बचेगा? 11। तो टेस्टिंग आवेश, जैसे आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षण भी करते हैं, प्लस माइनस होते हैं तो क्या होता है? आकर्षित करते हैं, और प्लस प्लस होते हैं तो एक दूसरे से भाजते हैं दूर। तो ये जो होता है, तो हम एक कोई क्यों लेकर आते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि ये 11 वोल्ट बना या 13 वोल्ट बना, तो लगभग 12 के पास है, तो हम पहचान करते हैं। इसीलिए एक अंक आवेश से और कम लेकर आए, 0.5 लेकर आए तो और एक्यूरेट आंसर मिलेगा। 0.1 का आवेश लेकर आए तो और एक्यूरेट आंसर मिलेगा। लेकिन हमने बोला कि हम लेकर आए साहब Q बराबर 5। अब यहाँ पर 12 वोल्ट है, हमने 5 लगाया, मान लें माइनस का ये 12 है, ये 5 हो गया, तो घटकर कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा? 7। तो कितना वोल्ट दर्शाएगा कि ये बैटरी कितनी की हो गई? 7 वोल्ट की, लेकिन 7 की नहीं है, 12 की है। इसलिए हम न्यूनतम एकांक धनावेश बोलते हैं कि एक को ही लेकर आते हैं, और हम कम से कम जितना आवेश लेकर आएंगे उससे हमको केवल ये पता चलता है एक्यूरेट वैल्यू कि ये बैटरी जो है 12 वोल्ट की है कि नहीं है, लगभग उसके पास आएगा। अगर आप 0.5 का लेकर आएंगे और 12 ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और 12 में ये 0.5 कम भी कर देंगे तो हम 11.5 बचेगा, तो लगभग 12 ही है ये। इसीलिए किसी भी बिंदु पर विभव निकालने के लिए हम एकांक धनावेश का ही इस्तेमाल करते हैं। कम से कम पॉइंट चार्ज लेकर आते हैं, जिससे कि उसके मान में ज़्यादा अंतर न दिखाई। तो असलियत में इसी प्रकार टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं कि ये एक चुंबक है, इसके 2 ध्रुव होते हैं N और S। ये कोई ध्रुव नहीं होते, ये भी एक फर्जी बात है कि 2 चुंबक, एक चुंबक है, इसके ध्रुव होते हैं N और S। कोई ध्रुव कहीं नहीं होता है। कोई ये नहीं बता सकता है कि ये ध्रुव कितने पीछे होते हैं, यहाँ से कहाँ होते हैं। बस अंदाज से बता दिया कि हाँ साहब N और S होते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ लाइनें निकलती हैं, कुछ लाइनें इधर उधर जाती हैं, ऐसे बनता है। तो बस याद कर लिया बच्चों ने, लिख दिया किताबों में कि N से निकलती हैं या S से निकलती हैं, कि N और S। अगर यहाँ पर भी एक चुंबक हम बनाएं, यहाँ N होगा, यहाँ S होगा, तो दोनों ये चिपक जाएंगी। यहाँ S और S मिलेंगे तो ये विकर्षित होंगी, भाजेंगी, एक दूसरे के दूर होंगी, इससे मिलेंगी नहीं। तो ये N और S आप अगर थ्योरी ढंग से जाएं तो ध्रुव नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। किसी बच्चे को कोई परेशानी होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ध्रुव कहीं नहीं होते हैं। ये हम कल्पना कर लेते हैं कि 2 ध्रुव होते हैं N और S। तो साइंस या मैथमेटिक्स जिस प्रकार आप पढ़ें, उस तरीके से पढ़ें कि इसका मतलब क्या है अपनी ज़िंदगी में, ये कुछ होता है कि नहीं होता है। ऐसा तो नहीं बस किताब की भाषा आप पढ़ते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं। तो ये होता है असली पढ़ाई। तो मिनट 30 हो चुकी हैं पूरी वीडियो। तो आज का काम इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।